जय हिंद बच्चों। ठीक है, आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर में था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10, पार्ट 2, भारत में राष्ट्रवाद। आज हम इसकी जानकारी देंगे आपको। हिंद चीन के समान भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय और विकास औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय। ऐसी चेतना में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता की भावना निहित होती है। परंतु राष्ट्र की अवधारणा और राष्ट्रीय चेतना का विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। 1919 से 1947 तक के चरण में महात्मा गांधी जी की निर्णायक भूमिका थी। अतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यह काल गांधी युग काल कहा, यानी कि गांधी युग के नाम से विख्यात प्रसिद्ध है। गांधी जी ने औपनिवेशिक शासन में संघर्ष के लिए सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। इसमें सत्याग्रह का मार्ग अपनाया और अहिंसा पर आधारित गांधी जी के 3 सशक्त आंदोलन चलाए। गांधी जी ने कौन से 3 सशक्त आंदोलन चलाए? नंबर 1, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक। थर्ड है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हमारा 1942। इन आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता को असंभावित बना दिया। प्रथम पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध खिलाफत और आंदोलन असहयोग आंदोलन। फर्स्ट हमारा क्या है? असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक।
और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो अब असहयोग आंदोलन के विषय में बताऊंगी। 1919 के बाद 1919 से बाद के वर्षों में नए क्षेत्रों तक विस्तृत हो गया था, उसमें नए सामाजिक समूह सम्मिलित हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। इन परिवर्तनों का वर्णन निम्नलिखित है। नंबर इसमें कुछ पॉइंट हैं। विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। जब विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें एक राजनीतिक, यानी कि बहुत से लोग अपनी ऐसी राजनीति चलाते हैं जैसे अंग्रेजों के विषय में अभी बताया जाएगा। राजनीति पैदा कर दी थी। इसके चलन रक्षा व्यय में भारी वृद्धि करनी पड़ी। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर ऋण लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया और आयकर लागू कर दिया, यानी कि हर चीज पर पैसा बढ़ा दिया गया। ऋण लेना यानी कि जैसे हम बैंकों से लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं और उस पर ब्याज वृद्धि बढ़ा दें, इस तरह से जमीन, अगर कोई भूमि, हम किसी की जमीन जोतते हैं, उगाई कर लेते हैं, तो उस पर उसकी जो साल की कीमत होती है उसको ज़्यादा बढ़ा कर करना, सीमा शुल्क बढ़ा देना, आयकर लागू कर दिया, सभी चीज़ की उनमें उनको दिक्कतें होने लगी। युद्ध के समय कीमतें तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि जब युद्ध हो रहा था और युद्ध में तो पता ही नहीं लगता कि कितना कुछ हो जाए। युद्ध के समय कोई अपना काम वैसे तो कोई कर नहीं सकता, किसी चीज़ की कमाई नहीं हो सकती, नुकसान ही होता है हमेशा। तेजी से बढ़ रही थी। तो 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी। कोई चीज़ अगर वो 10 रुपए की है तो बढ़कर 20 रुपया हो गई, दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की कठिनाइयां बढ़ गई। गांवों में सिपाहियों ने जबरन यानी कि जबरदस्ती, भारत में अधिकतर जब अंग्रेजों का राज था तो भारतीयों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे, क्योंकि सेना में जब युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा फोर्स जाती है। जैसे अब चीन पर जब भारत और चीन के बीच में सड़क बनी हुई थी तो वहाँ पे लड़ाई की संभावना थी, तो दोनों तरफ से फोर्स लगी। इसलिए कोई भी काम जो पहले से ही होता था तो ऐसे वहाँ जबरदस्ती पहले उसमें भर्ती कर लेते थे सेना में, क्योंकि सेना सबसे ज़्यादा काम कर आती है लड़ाई के विषय में। कहीं भी लड़ाई छिड़ जाती है तो फोर्स लगाई जाती है। 1918 से 1918, 19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल नष्ट हो गई। फलते खाद्य पदार्थों की भी कमी हो गई। जब फसल समय पे बोई नहीं गई, पानी नहीं लगा, खाद नहीं लगा तो फसल कहाँ से होती। तो सभी चीज की कमी हो गई और उनकी कीमतें बढ़ गई। उसी समय फ्लू की महामारी, जैसे अब कोरोना बीमारी चली है, पूरी दुनिया में फैल गई है और सभी कार्य ठप हो गए। एक तरफ से कोई भी कार्य नहीं ऐसा सुचारू रूप से चला, जैसे स्कूल कॉलेज तो अभी भी नहीं खुल पा रहे हैं सही से। तो उस समय भी एक बीमारी थी, उसका नाम था फ्लू की बीमारी महामारी फैल गई। 1921 की गणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120-130 यानी कि 120-130 लाख लोग मारे गए। लोगों को आशा थी कि युद्ध के बाद युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उनकी कुछ परेशानियां हल हो जाएंगी। जैसे कि हम कहते हैं कि चलो ये आप वैक्सीन बन जाएगी, दवाई बन जाएगी तो कोरोना बीमारी पे कंट्रोल हो जाएगा, तो कुछ परेशानी हल हो जाएगी, तो काम आगे चलेगा। अच्छा, तो बीमारी से छुटकारा मिलेगा। लेकिन उन्हें जब बीमारी फैल गई और युद्ध, उन्हें यह उम्मीद थी कि एक तो इधर से बीमारी फैल गई, उधर युद्ध हो गया, खाने पीने की किल्लतें होने लगी, लेकिन उनकी समस्या का समाधान
कुछ भी नहीं हुआ। उसी समय महात्मा गांधी ने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका प्रस्तुत किया। वो क्या किया? सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का विचार महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक नए प्रकार के आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्लवेदी सरकार से सफलता पूर्वक लोहा लिया। कहते हैं ना, जब कोई हमारा सैनिक मारा जाता है कि लोहा लेते हुए शहीद हो गए, यानी कि बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए उन्होंने लोहा लिया। इस मार्ग को सत्याग्रह कहा गया। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह भी था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो उत्पीड़न का सामना करने के लिए आपको किसी शारीरिक ताकत की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत तीव्रता को पारित कर दिया। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल के रूप में आरंभ करना तय हुआ। अमृतसर में बहुत से स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि जब उन्होंने नागरिक अवज्ञा चाहते थे कि 6 अप्रैल को उसको हड़ताल के आरंभ शुरू कर दिया। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जनउभार से परेशान तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाएं नष्ट हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेज, यानी कि जब ये सब चीजें बंद हो गई, मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया, टेलीग्राम, दुकानें बंद हो गई, हड़ताल कर दी गई। जैसे हम कोई चीज चाहते हैं तो हड़ताल कर देते हैं कि हमारी मांगें पूरी करो, जब तक हड़ताल है जब तक मांग पूरी नहीं होगी। तो अंग्रेज उससे डरने लगे, भयभीत हो गए, यानी कि अंग्रेज जो भयभीत हो गए और गांधी जी पर क्या लागू कर दिया। गांधी जी अमृतसर में बहुत से स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। अंग्रेज गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी कि दिल्ली में नहीं आएंगे। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी, जिसके पश्चात लोगों ने बैंकों, डाकघरों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने प्रारंभ कर दिए। मार्शल लॉ लागू कर दिया और जनरल डायर ने स्वयं कमान संभाल ली। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग मैदान में निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। गोलियां चलवा दी गई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस खबर को सुनकर उत्तर भारत से बहुत से शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। चारों ओर हिंसा व्यापक होने लगी। जब कहीं देखो झगड़ा हो जाता है तो चारों तरफ फैली जाती है कि वहाँ पे हो गया और लोग काम पे नहीं जाएंगे, मजदूर नहीं जाएंगे, हड़ताल कर दी जाएगी। तो किसी चीज़ की मांग के लिए, क्योंकि हमें तो अपना देश आज़ाद चाहिए था। और अंग्रेज लोग क्या कराते थे, वो भारतीयों से काम ज़्यादा लेते थे, उसका उनको
पैसा भी नहीं देना चाहते थे। उनको चाहते थे कि काम जहाँ भी कठिन कार्य होता था वहाँ भारतीयों को लगाया जाता था। सेना में भर्ती करना ज़्यादातर हिंदुओं को, मतलब हिंदुस्तान भारत वालों को लगाते थे और अपने आप राज करते थे। सेकंड पॉइंट है हमारा असहयोग आंदोलन क्यों। असहयोग आंदोलन 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक का अंतिम वर्ष अर्थात 1920 ईस्वी भारतीय जनता के लिए निराशा और शोक का वर्ष था। जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुकूमत उनके लिए कुछ करेगी, लेकिन रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में मार्शल लॉ ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारतीय जनता समझ गई कि ब्रिटिश हुकूमत से उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। भारतीय समझ गए कि उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वो सिर्फ हमारी तरफ क्या करेंगे, हमें प्रताड़ित करेंगे, हमसे काम ज़्यादा लेंगे, वो समझ गए थे। इसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव पेश किया। यद्यपि श्रीमती एनी बेसेंट ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक धक्का है, इससे समाज और सभ्य जीवन के बीच संघर्ष छिड़ सकता है। जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, जिन्ना आदि ने भी प्रारंभ में विरोध किया, परंतु अली बंधुओं तथा मोतीलाल नेहरू के समर्थन से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। यही वह क्षण था जहां से गांधी युग की शुरुआत हुई। देखते रहिए बच्चों, इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इससे आगे का कल